वृष लगन बुध देव द्वादश स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध देव के फलों की चर्चा कर रहे हैं और आज इनको द्वादश स्थान में विराजमान करते हैं, यानी मेष राशि में, और उसके बाद में उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। आज कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पीछे के कई पाठों में हमने बताया भी है कि 12वें स्थान, 6ठा स्थान और 8वां स्थान, उसके बारे में हम कुछ हमेशा ही डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि जो भी भ्रांति है या जो भी अपना विल पावर डाउन करने की बातें हैं, वो सब इन्हीं स्थानों के विषय में बताई जाती है। जबकि ये स्थान बहुत बार जो ग्रह बोल रहे हैं उसके अनुसार चलने से आपको बहुत बड़ा राजयोग प्रदान कर देते हैं। बहुत से पाठों में, बुध देव के पाठों में हमने आपको बताया है कि दांतों के ऊपर, वाणी के ऊपर बुध देव का विशेष प्रभाव होता है। ये बातें कुछ अलग विषय को लेके जाती है, अलग सब्जेक्ट में जाती है और प्रतिवाद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिवाद जरूरी है, हर आदमी का अपना एक ज्ञान है और उसके अनुसार वो अपना कमेंट या अपनी बातें रखता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, कौन ज्योतिष को किस तरह से समझता है, क्योंकि ज्योतिष में कोई फिक्स ज्ञान नहीं है कि ये ही होगा, ऐसा कुछ ज्योतिष में नहीं होता। ज्योतिष की प्रस्तावना में जितने भी पुस्तकें हैं, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है, देश काल परिस्थिति अनुसार फलों का विवेचन जातक की कुंडली देख के करना चाहिए। मतलब इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, आपके अपने बुद्धि और ज्ञान के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। और इसीलिए ज्योतिष को बोला जाता है कि ज्योतिष वेदों की आंख है। आप अगर ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योतिष बनने की दिशा में अग्रसर है, तो आप उन वेदों के लिखे हुए श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब कहने को ये हो सकता है कि सब ने व्याख्या की है, हिंदी में की है, अपनी अपनी भाषाओं में की है, तो हम लोग क्या उनसे बड़े विद्वान हैं? नहीं है। कोई भी किसी भी विद्वान से बड़ा विद्वान नहीं होता है। सबकी अपनी यात्रा अलग अलग होती है और सबको एक निश्चित जगह में पहुंचना है। जैसे आप ट्रेन में बैठ के कहीं से भी आपको दिल्ली जाना है, तो गंतव्य दिल्ली है, लेकिन आपके अपने स्थान से यात्रा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई अपने गांव से बस में बैठ के जाएगा या ऑटो में बैठ के जाएगा, फिर ट्रेन पकड़ेगा, या कोई हवाई जहाज से जा सकता है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, लेकिन गंतव्य दिल्ली है। वैसे ही ज्योतिष का गंतव्य वो ज्ञान है जो आपको परमपिता से मिला दे, मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। ज्योतिष कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको प्रोफेशन में ले जाके और फीस में कन्वर्ट करके और उससे अपना घर चलाए, नहीं। ज्योतिष में साफ साफ मनाही है इस बात की। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि आप जो आपसे जन्मपत्री देखने के लिए जो या अपने दुख तकलीफ लेके जो आपके पास आता है, उससे आप पहले फीस लो और उसके बाद में कुछ बताओ, नहीं। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा है। ज्योतिष में इतना जरूर लिखा है कि दिखाने वाला अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चीज लेके आता है वो उसके चरणों में, ज्योतिषी के चरणों में रखता है और उससे निवेदन करता है। ऐसी बातें जरूर पुस्तकों में कहीं कहीं पे लिखी गई है, लेकिन तो क्या ये आज के वर्तमान समय में व्यवहारिक है? नहीं है, नहीं है व्यवहारिक। हम भी मानते हैं ये व्यवहारिक नहीं है। कोई फीस लगा के बैठे, वर्तमान समय के अनुसार एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? उसका कारण है कि ज्योतिष का जितना प्रचार प्रसार इस सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है, उतना प्रचार प्रसार पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्या ज्योतिषी को लोग समझते नहीं थे या ज्योतिष को नहीं समझते थे? सब चीज़ें समझते थे, सब जानते थे, लेकिन उस समय के काल में कई बार कई पाठ हमने इस तरह के दिए हैं। आज बुध देव का अंतिम पाठ है वृष लगन में, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझना जरूरी है कि बुध ग्रह है क्या। इस समय में
जो चीज़ें ज्योतिष के विषय में चल रही है या जो बताई जा रही है, पिछले के समय में, आज के 100 साल 200 साल पुरानी बात करें या ज़्यादा नहीं तो 50 साल पुरानी भी करें, तो न तो कंप्यूटर था, न सोशल मीडिया था, न कैलकुलेशन का इतना कोई माध्यम था। तब इस गणित की जो कैलकुलेशन है वो हर क्षेत्र के हिसाब से उसमें पारंगत विद्वान बहुत कम थे। और जो भी गांव देहात में हम लोगों के पास ज्योतिषी बोल के या कर्मकांडी विद्वान बोल के जो रहते थे, वो इतना ही जानते थे पंचांग देख के कि आज चंद्रमा कौन सी राशि पे है, और हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, वो तो वो लगनानुसार उसको देख सकते थे, लेकिन वो चंद्र राशि के अनुसार आपकी कुंडली बना देते थे। और एक छोटा सा टेवा आप लोगों ने बहुतों ने देखा होगा कि एक छोटी सी पर्ची में आपका या कोई किताब में या कोई बुक में आपका समय और नाम लिख कर वो चंद्र कुंडली रख दी जाती थी, और उसी के अनुसार आपके सब कर्तव्य संस्कारिक जितने भी थे वो होते थे। चाहे आपका नामकरण हो, चाहे आपके और कोई संस्कार हो, चाहे शादी विवाह हो, सब उसी के अनुसार होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में जो लग्न कुंडली की प्रधानता चल रही है, पुराने समय में वही प्रधानता उससे भी ज़्यादा चंद्र कुंडली को थी। क्यों थी? क्योंकि वर्तमान समय जो बताया जाता है लग्न कुंडली के द्वारा वो आपका प्रारब्ध है, मतलब फिक्स है, वो आपको मिला है। कि किसी को संपत्ति में 5 करोड़ की संपत्ति मिली, चाहे माँ बाप के बाद में या किसी और के द्वारा, वो आपका फिक्स है, वो आपको मिला है। अब आपको उसको भोग करना है। भोग कैसे करेंगे वो बताएगी चंद्र कुंडली, कि आप किस तरह से भोग करेंगे उन प्रारब्धों का, जो भी अच्छा या बुरा आपको मिला है उसका भोग आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको गोचर की कुंडलियां या गोचर का अध्ययन या दशा महादशा डिसाइड करेगी। वैसे ही बुध ग्रह के विषय में वाणी का जब प्रभाव बताया जाता है तो दांतों का विशेष योगदान होता है। अब कोई कहता है दांतों के ऊपर शनिदेव का वर्चस्व है, कोई कहता है मंगल देव का है, अलग अलग मत है। हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इतना इस जगह में आके सब ज्योतिषी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि वाणी का कारकत्व बुध देव के पास है। तो वाणी आपकी अच्छी, मधुर, सुंदर, वो आपके मनों के विचार से आएगी, यानी चंद्रमा। वाणी आपकी अच्छी तरह से मुंह से तब निकलेगी जब आपकी दंत पंक्ति अच्छी हो। और दांतों में जब रोग होता है तो वो रोग आपकी नसों के द्वारा होगा। और नसों में भी कारकत्व बुध देव को भी बताया जाता है, स्नायु मंडल का, और कहीं कहीं पे शनि देव को भी बताया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर है। हर ज्योतिष का अपना एक ज्ञान होता है, अपना एक बुद्धि और विवेक होता है, उसके अनुसार वो चर्चा करता है। आपने अभ्यास में क्या देखा? हम लोग जब ज्योतिष की पुस्तकों में एक सबसे क्रांतिकारी पुस्तक है चमत्कार चिंतामणि, और अब हमारे पास तो बहुत पुरानी है, अभी आपको शायद वो आपके अमेजन वगैरह में अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, मिल सकती है आपको, या जो फ्री में डाउनलोड होती है उस वेबसाइट पे भी हो सकता है मिल जाए आपको। उसमें आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद भ्रमित हो जाएंगे। मतलब एक ही ग्रह के अलग अलग कारकत्व है। पहले के समय के अनेक विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की। एक ही ग्रह के एक स्थान में रहने से किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, और हमारा मानना ये है कि किसी ने भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि ज्योतिष बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। हर विद्वान अपना योगदान देते हैं इसके अंदर, और जिसका बुद्धि और विवेक सही दिशा में अग्रसर है उसकी बातें समाज और ज्योतिष वर्ग स्वीकार करता है। ज्योतिष में कभी भी कुतर्क नहीं हो सकता। कुछ पुस्तकें पढ़ के या पुस्तकों के अनुसार बोल के हम लोग ज्योतिष में कुछ नहीं समझ सकते। जो भी पुराने जमाने के ज्योतिष हुए हैं, जो वर्तमान के जो अच्छे ज्योतिष है, वो ज्योतिष के साथ साथ अपनी दिनचर्या, अपने कर्मों और अपनी साधना पे विशेष जोर देते हैं। कारण उसका यही है कि जब ज्योतिष को समझने लगता है, जब भावों को समझने लगता है इंसान, जब ग्रह के कारकत्वों को और ग्रह से मिलने वाली रश्मियों के अनुसार उसको क्या मिल रहा है, उसको जब वो समझने लगता है तो बहुत कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है।
हम ये नहीं बोलते हम जो चैनल में बोल रहे हैं वो ही सही है, उसके अलावा कहीं सही नहीं है, नहीं। हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। आप हमारे बारे में केवल इतना सोच सकते हैं कि इतने सालों से अध्ययन करने के बावजूद भी हम सीख रहे, और हमेशा कोई समय ऐसा आता है कि कुछ नया ही सीखते हैं। पुस्तकों के द्वारा संभव है जितना सीखते हैं, उसके अलावा जब कोई विचार चलता है, कोई चिंतन चलता है किसी बारे में या किसी कुंडली के बारे में, तो अलग उसका मतलब निकल के आता है। तो वो सब चीज़ें आपको भी समझ में आएगी। किसी एक स्थायी ज्ञान के ऊपर अगर ज्योतिष फिक्स होता तो ज्योतिष में बाकायदा ये अर्थ बताया जाता श्लोक का कि यहाँ पे बैठने से इस ग्रह का फल ये होता है, तो ये फल होता क्यों है वो भी बताया जाता। वो नहीं बताया गया क्यों होता है। आपको बता दिया गया शश योग होता है, केंद्र में अपनी राशि पे शनिदेव बैठने से शश योग बनता है और उसका फल ये होता है। अब ये नहीं बताया गया कि शश योग बनता क्यों है। क्या अपनी राशि में शनिदेव बैठने से शश योग बन जाएगा? तो शनिदेव अगर आपके 12वें स्थान और 11वें स्थान दोनों के मालिक होके अगर केंद्र में बैठ जाए तो क्या वो शश योग नहीं बनेगा? या आपके 9वें और 8वें के मालिक होके अगर वो चतुर्थ में बैठ जाए या सप्तम में बैठ जाए तो क्या शश योग नहीं बनेगा? मतलब ऐसी बहुत सी बातें जिसको हम लोग जन्मपत्री में या ज्योतिष में इस तरह से देखते हैं कि लग्न कुंडली के अनुसार सब पलों का अगर हम लोग विवेचन कर लें या समझ लें तो बाकी वर्ग कुंडलियों की जरूरत ही क्या थी। फिर दशा महादशा और ग्रह गोचर के विषय में क्यों बताया जाता है? फिर नक्षत्रों का क्या जरूरत था? जबकि हमारे बुद्धि के हिसाब से या हमारे ज्ञान के हिसाब से जो भी छोटा मोटा आधा परसेंट 0.25% जो भी हमको ईश्वर से मिला है या गुरुओं से मिला है, उसके अनुसार ग्रहों के पहले नक्षत्रों का योगदान है और पूरी जीवन की दिनचर्या संस्कार स्वरूप जो बताई जाती है वो सब कुछ नक्षत्रों के ऊपर है। क्योंकि पहले नक्षत्र आते हैं, उसके बाद में ग्रह आते हैं और उसके बाद में राशियां आती। अब हम लोग इसको कैसे समझते हैं? सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, सब अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से यात्रा करके आता है। एक फिक्स यात्रा पे कभी नहीं चल सकते आप, एक फिक्स ज्ञान को लेके कभी नहीं चल सकते आप। आपको अपने ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का द्वार हमेशा ओपन करके रखना पड़ेगा और हर तरह के ज्ञान को स्वीकार भी करना है और उसमें जो आपका बुद्धि और विवेक का कितना बल है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से को स्वीकार करना है, कौन सा सही है, तर्क के हिसाब से हो, चिंतन के हिसाब से हो, और कौन सा कुतर्क हो रहा है तो उसको मत स्वीकार कीजिए। बुद्ध देव अगर 12वें स्थान में बैठते हैं तो आपके 5वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। वृष लग्न में दूसरे स्थान का स्वामित्व जिसको प्राप्त है वो अगर 12वें स्थान में बैठता है तो वो खर्चे बहुत करवाता है। अब इनको 5वें स्थान का स्वामित्व भी प्राप्त है तो क्या चीज़ के लिए खर्चे करेंगे? तो ये खान पान में खर्चे करेंगे, ये अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान को बढ़ाने के लिए खर्चे करेंगे, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ मंत्रों का नॉलेज, कुछ तंत्रों का नॉलेज, कुछ ऐसा ज्ञान जिसमें आम आदमी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है और उसके विषय में जानकारी करने के लिए ये अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा सकते हैं। अगर अर्थ और धन के उपार्जन के लिए जाए तो विदेश जाने का योगदान इनके वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। आज के 200 साल 500 साल पुरानी बातें करें तो इसको एक दुर्योग बोला जाता था, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जाके धन कमाना मतलब परिवार से दूर होना। तो सब समय के अनुसार सब चीज़ों की व्याख्याएं बदल जाती है। आज हर इंसान विदेश जाने के लिए लालायित रहता है और आज मैक्सिमम कुंडलियाँ ऐसी आती है कि आप देख कर बताइए क्या हम विदेश में सेटल हो सकता है। तो अब यो सुयोग बन गया, मतलब कोई देश में नहीं रहना चाहता है, सब विदेश जाना चाहते हैं। क्यों? रहन सहन अच्छा है, इजीली डेवलपमेंट हो जाता है आदमी का, इजीली प्रोग्रेस हो जाती है, काम बहुत है, काम मिल जाता है, काम का मेहनताना अच्छा मिलता है जो अपने देश की मुद्रा में आके बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो
कोई भी योग या दुर्योग जो बताया जाता है वो वर्तमान परिस्थिति, समय और काल के अनुसार वो राजयोग भी बन जाता है और वो जो सुयोग है वो दुर्योग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अपने चिंतन को, अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखना चाहिए। यहाँ से पंचम स्थान से अष्टम बैठते तो संतान पक्ष से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है संतान नहीं होगी, संतान जरूर होगी, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है बुध देव को। संतान होगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी ट्यूनिंग उसके साथ सेट नहीं हो, आपकी बातें नहीं मान सकता है, आपकी आज्ञा के हिसाब से चल नहीं सकता है, उनका क्षेत्र अलग हो सकता है। तो उसके ऊपर अगर आप विशेष जोर नहीं दे और अपने ज्ञानानुसार अपने कर्मों को करने की कोशिश करें और कुछ सुधारे अपने आप को, तो ये बुध देव फिर यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। कोशिश ये करिए कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे दूर जाके सेटल होने की कोशिश कीजिए। जन्म स्थान से दूर जाने से ये ग्रह फिर वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देता है। कुछ अनेक भाषाओं की जानकारी आपको हो सकती है, एक भाषा से ज़्यादा भाषा जान सकते हैं आप। गवर्नमेंट सर्विस में आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर बाकी ग्रहों का योगदान अच्छा है तो ऑल टाइम विदेश में सेटलमेंट हो सकता है आपका। बुद्धि और ज्ञान की मात्रा में इस विषय में यही बोला जाता है कि हम हमेशा बहुत से पाठों में बुध ग्रह के जितने भी पाठ दिए उसमें हमने बताया है कि बुध एक अकेला ग्रह ऐसा है, कई पुस्तकों में नहीं लिखा है। इसलिए आप ये सोचे कि किसी पुस्तक में लिखा है तो हमने नहीं पढ़ा है, हम केवल अभ्यास की बात कर रहे हैं। बुध देव आपके जीवन में आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको कैसे मिले हैं, अच्छे मिले या बुरे मिले, वो इतना डिपेंड नहीं करता उसके फल को प्राप्त करने के लिए, जितना डिपेंड आपके कर्मों के अनुसार होता है। क्योंकि कर्म बुध देव से कनेक्टेड जितने भी काम हैं वो अगर अच्छे करेंगे और आपके 12वें स्थान में बुध ग्रह बैठ के अगर खराब फलों का प्रारब्ध आपको मिला है तो भी वो खराब फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, और प्राप्त भी इस लेवल पे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका खराब समय आया और कब निकल गया, उसका पता ही नहीं चलने देता है वो। क्योंकि बुध एक अकेला ग्रह ऐसा है जो कर्मों के हिसाब से अपना रूप चेंज कर लेता है। इसको जो पार्ट वगैरह करते हैं हम लोग अलग अलग टाइप के, चाहे सिनेमा में हो चाहे नाट्य कलाकारों में हो, उसका प्रतिनिधित्व भी बुध देव के पास है। वाणी छल कपट वाली हो, चतुरता वाली हो, या सत्य वाली हो, या सही बोलने वाली हो, या तर्क वितर्क हो, वो सबका कारकत्व बुध देव के पास है। लेकिन इसको ये मत समझिए कि बुध देव वाणी के कारक है तो बुध देव बहुत अच्छे संगीतकार बना सकते हैं, नहीं। संगीतकार बनने के लिए फिर आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेगी, चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, शुक्र भी देखना पड़ेगा, ये सब बहुत सी बातें हैं। एक ही चीज़ों के ऊपर बहुत से ग्रहों का योगदान होता है। इसलिए सब कुंडलियों को जब अध्ययन किया जाता है तो पूरी की पूरी कुंडली भाव और उसके ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का विशेष योगदान होता है। यहाँ पे मेष राशि आएगी तो मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। भरणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अश्विनी नक्षत्र में अगर बुध देव है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हालांकि केतु के नक्षत्र में बुध देव कोई विशेष खराब फल नहीं देते, लेकिन केतु का योगदान अलग होता है। केतु के विषय में कभी पूरी चर्चा करेंगे, केवल इतना समझ सकते हैं कि जिस इंसान का सिर कटा हुआ रहता है, मतलब आपका बुद्धि और विवेक नहीं है, केवल बॉडी है, फिजिकल है, आप मेहनती है, वहां पे अगर बुध देव बैठता है मतलब दिमाग, बुद्धि, तर्क किसके साथ, शक्ति के साथ जुड़ता है। तो ऐसे आदमी अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को शक्ति के साथ जोड़ के और बहुत अच्छे कर्म करते हैं। शुक्र के भरणी के नक्षत्र में बैठते हैं तो अलग ही प्रारूप आता है, यहाँ पे बल की मात्रा कुछ अलग लेवल पे आती है आदमी के अंदर। और सूर्य का तो आपको सबको पता ही है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है और 12वें स्थान में बैठता है तो विदेशों में जाके बहुत सफल होता है, जीवन के अंतिम समय में बहुत फेमस होता है, क्योंकि 12वां स्थान अंतिम समय है। और सूर्य देव यहाँ पे बैठेंगे
तो संघर्ष के द्वारा आपको बहुत बड़ी सफलताओं का अर्जन करवा के देंगे। शुक्र का कुछ विशेष योगदान होता है लग्नादि से, और लगन से 12वें स्थान में है, तो शक्ति का अपना एक योगदान अलग लेवल पे होता है। यहाँ पे आदमी कामुक भी हो सकता है और यहाँ पे आदमी चरित्रवान भी हो सकता है। बाकी ग्रहों का अपना योगदान है। हम हमेशा बोलते हैं किसी एक ग्रह को केवल इंडिकेशन मानिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके अनुसार आप अपनी दिनचर्या में सुधार कर लीजिए, वही ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करना चालू कर देता है। नवमांश की बात करें, 3.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा, 6.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश रहेगा और 30 डिग्री तक धनु का नवमांश रहेगा। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। अपने धन स्थान से 11वें स्थान में बैठेंगे। अगर 12वें स्थान में बैठते हैं वृष लगन वालों को, तो पंचम स्थान से अष्टम, जिसका फल हमने आपको कुछ बताया, लेकिन धन स्थान से 11वें स्थान, मतलब धन कमाएंगे, लेकिन लगन से 12वें है तो खर्चे भी बहुत करेंगे। तो जिस इंसान को ये आता है 12वें स्थान में कोई ग्रह व्यय का स्थान है, तो वो व्यय क्या करेगा ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आपका अगर तीसरे स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान में बैठता है, तो वो आपके व्यय स्थान लगन का करेगा, न कि आपके तीसरे स्थान का करेगा। तो वैसे ही धन स्थान का स्वामी जब 12वें में बैठता है तो धन का व्यय करेगा, तो धन को आना तो पड़ेगा। इसका मतलब आदमी बहुत धन कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। कौन से रास्ते में व्यय करेगा वो पूरी जन्मपत्री देखने के बाद में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा से कौन से स्थान में है या सूर्य से कौन से स्थान में है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है उन फलों को डीपली समझने के लिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। 100% हमको जितना ज्ञान है उस तरह से हम आंसर देने की आपको ज़रूर कोशिश करेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।